हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम गंदी बस्तियों के बारे में जानेंगे। वर्तमान समय में औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं पैसा कमाना ही चाहता है और उसके लिए ज़्यादातर लोग औद्योगिक केंद्र जो वहाँ पे हैं वहीं पे ज़्यादा जाते हैं। और इससे होता क्या है कि जिस अनुपात में लोग वहाँ जाते हैं उस अनुपात में वहाँ पे मकान वगैरह निर्माण नहीं हो पाते हैं या मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि गंदी बस्तियाँ जो हैं बनने लगती हैं, क्योंकि लोग अपने रहने के लिए आवास बनाएंगे। और जब वो एक आवास बना, दो आवास बना, तो कई लोग वहाँ पे आकर आवास बनाना प्रारंभ कर देते हैं और एक घनी आबादी बन जाती है और यही गंदी बस्तियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। और इस प्रकार के नगरों को कैंसर के समान समझा जाता है। कई विद्वानों ने तो इसे पत्थर का रेगिस्तान कहा है और किसी ने तो वैदिक नगर यानी कि जो घना बस्ती होते हैं जहाँ पे कोई भी अगर बीमारी अगर फैलता है तो बहुत तेज़ी से सभी को हो जाए, ऐसे नगर से होता है। वही नरक की संक्षिप्त रूपरेखा भी कई विद्वान कहते हैं। तो इस तरह से विद्वान इन नगरों को पुकारते हैं। गंदी बस्तियों में मकान अंधेरे व सीलन युक्त तो होती हैं और साथ ही इनमें शौचालय, स्नान घर, पानी, बिजली, हवा, रोशनी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती है और इसका अभाव पाया जाता है। साथ ही इनमें मच्छर, खटमल, जुओं, छिपकलियों, चूहों भी और बीमारी करने वाले कीटाणुओं की बहुलता पाई जाती है। निवास की यह अर्ध मानवीय दशा में यह मानव जाति की शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमज़ोर पीढ़ी को जन्म देने का एक तरह से कहीं ना कहीं जगह या स्थल हम मान सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, विद्वानों का कहना सही भी है, क्योंकि आज हम कहीं भी आज भी जबकि आज बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, स्वच्छता के अभियान वगैरह होते हैं, नगरों में कीटनाशक वगैरह छिड़के जाते हैं, फिर भी हम गंदी बस्तियों में नाला वगैरह देखेंगे तो बहुत ही गंदे होते हैं, उनसे बहुत दुर्गंध आती है और लोग वहीं रहते हैं। वैसे तो गंदी बस्तियों की कोई सटीक परिभाषा किसी भी विद्वानों ने नहीं दिया है, फिर भी कुछ विद्वानों ने प्रयास किया कि गंदी बस्तियों का जो परिभाषा है किस तरह से किया जा सकता है। जैसे समाजशास्त्री हैं बर्गलन किया, जैसे इनके अनुसार गंदी बस्तियां नगर में वे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक गंदी बस्ती सदैव एक क्षेत्र में होती है। एक अकेला मकान पतन की निकृष्ट अवस्था में होने पर ही एक गंदी बस्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गंदी बस्ती होने के लिए इनके अनुसार घना होना बहुत ही आवश्यक है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 1956 में बनाए गए गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1956 में गंदी बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसे निवासी क्षेत्र से मानते हैं जहां के निवास स्थल नष्ट हो गए हों और साथ ही अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त है वो जगह, जिसकी डिज़ाइन त्रुटिपूर्ण है और जहाँ रोशनदान वहाँ पे बने हुए नहीं हैं वहाँ के घरों में, और साथ ही वहाँ के गलियों में भी प्रकाश का अभाव देखने को मिले, सफाई का भी अभाव वहाँ पे मिले। इनमें से कुछ कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता की जो हानिप्रदक कार्य हैं वो वहाँ पे देखने को मिले। तो इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा गंदी बस्तियों को परिभाषित किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गंदी बस्ती एक मकान या फिर मकानों का एक समूह क्षेत्र है जिसकी विशेषता भीड़ भाड़ युक्त है और जो पतनमुख है। पतनमुख आप कह सकते हैं कि जहाँ पे रहने से व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका पतन हो सकता है, उसका जीवन कष्टमय हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। अस्वास्थ्यवर्धक है और जहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। इन दशाओं और साथ ही इनमें से किसी एक के कारण इसके निवासियों और समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अनैतिकता को खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसे स्थान को संयुक्त राष्ट्र संघ बस्ती कहते हैं। वहीं पे जहाँ पे हम कह सकते हैं मुंबई में सबसे ज़्यादा बस्तियाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे बस्तियों को किस तरह से परिभाषित किया जाता है हम उसको भी देख सकते हैं, जो कि किया है गंदी बस्ती निवारण गोष्ठी, जो कि मुंबई में पाया जाता है। ये समूह अनुसार गंदी बस्तियां उस क्षेत्र को कहते हैं जो अस्त व्यस्त बसी हुई हैं, अव्यवस्थित रूप से विकसित हुई हैं और सामान्य वो क्षेत्र में जनाधिक्य और भीड़ भाड़ युक्त हैं, टूटे फूटे कमरे हैं और उनकी मरम्मत के प्रति
कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। तो इस तरह से गंदी बस्ती निवारण गोष्ठी मुंबई वालों ने गंदी बस्तियों के लिए परिभाषित या परिभाषा दिया हुआ है। अब हम थोड़ा समाजशास्त्रियों द्वारा गंदी बस्तियों के विकास के कारकों को जान लेते हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण, दूसरा है ग्रामीण बेकारी, तीसरा जनसंख्या में वृद्धि के कारण और चौथा प्राकृतिक प्रकोप, पांचवा है नगरीय आकर्षण और छठा है व्यापारिक उन्नति। सातवां पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री गंदी बस्तियों का दृष्टिकोण, यानी गंदी बस्तियों के विकास का एक कारण लोगों का निम्न दशा में रहने का दृष्टिकोण भी है। और आठवां पॉइंट है निम्न वर्गों की अधिकता और नौवां पॉइंट है श्रमिकों की अधिकता। 10वें पॉइंट में वो सामाजिक पृथकता को रखते हैं और 11वें में प्रांतीय जातिवाद, भाषावाद एवं सांप्रदायिकता की भावना को रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण भी लोग बस्तियों में रहना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी अच्छे स्वस्थ या मतलब जो एरिया जो अच्छा है, जहाँ पे सफाई वगैरह है, वहाँ से ज़्यादा वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं। 12वें पॉइंट में लिखते हैं देशा और 11वें में प्रांतीय जातिवाद, भाषावाद एवं सांप्रदायिकता की भावना को रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण भी लोग बस्तियों में रहना ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। 12वें पॉइंट में लिखते हैं देशांतर गमन। 13वां पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री गरीबी और 14 पॉइंट बताते हैं मकानों की कमी। 15 पॉइंट में वो लिखते हैं शोषण एवं हृदयहीनता। देखिए श्रमिकों और जो ज़रूरतमंद है वो भी ज़्यादातर बस्तियों में ही रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मालिक द्वारा उनके जीवन यापन में या जीवन को व्यतीत करने में जितनी उनको पैसा या आमदनी या आर्थिक स्थिति के लिए उनको पैसा चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता है, तो भी लोग मजबूरी में बस्तियों में रहते हैं। और 16वां पॉइंट बताते हैं सरकारी प्रयत्नों का अभाव। अब हम भारत में गंदी बस्तियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं या आंकड़े बताए गए थे, उनको जान लेते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। देखिए 2011 में भारत में 2613 ऐसे नगरें पाई गई थी जो मलिन बस्तियां थी। 2011 में देश की जनसंख्या बढ़कर 121.05 करोड़ हो गई थी। इसमें से 31.2% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। हालांकि इस समय वो आंकड़े और बढ़ चुके हैं, लेकिन इस समय के जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट नहीं दिए गए, न बताए गए हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर स्वच्छता अभियान के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो हम 2011 के आंकड़ों को ही जानेंगे। देखिए सन 1991 में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या 4.88 करोड़ थी, जो कि वर्तमान समय में 6.54 करोड़ अधिक हो गई थी। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ गंदी बस्तियों की भी संख्या में वृद्धि हुई। अकेले महाराष्ट्र में ही 1.18 करोड़ लोग मलिन बस्तियों में रहते थे। सर्वाधिक 507 मलिन नगर तमिलनाडु में पाए गए थे। मध्य प्रदेश में 303 जो मलिन बस्तियां हैं वो पाई गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 293 मलिन बस्तियां पाई गई थी। कर्नाटक में 206। अब अगर हम केवल मुंबई के चौलों की बात कर ले, क्योंकि अगर गंदी बस्तियों की बात हो और मुंबई की चौलों की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए मुंबई के चौलों में ये पाया गया था कि मुंबई की गंदी बस्तियां बनाने का कारण इस नगर का राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होना भी पाया गया था। यही कारण है कि कई गाँव के लोग आकर्षित होकर मुंबई आते हैं। वैसे लाभ कमाने की दृष्टि से कई लोगों ने व्यक्तिगत भवन बनाए, जिन्हें चौल कहा जाता है, जहाँ पे न सफाई होती है, न रोशनी कहीं से आती है, और मतलब 1-2 मंजिला, 3 मंजिला, 6 मंजिला तक बनी होती है ये चौलें। और अगर हम बात करें अधिकांश चौलों की, तो वो ज़्यादातर 50 से 70 साल पुरानी ही पाई जाती हैं। कुछ चौलें लोहे के जो परतें होती हैं उनकी भी पाई जाती हैं, जो कि 1 मंजिला की बनी होती हैं, जिन्हें हम पतरा चौल भी कह सकते हैं। मुंबई में गंदी बस्तियां 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला तो वे क्षेत्र जहां बहुत सारे पहले से कई मंजिले स्थायी मकान बने हुए हैं और जिसमें सफाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। दूसरा वे जो गंदी बस्तियां जहां अधिकृत क्षेत्र में अस्थायी या अर्धस्थायी निवास के ढांचे पर बने हुए हैं और जिनमें स्वच्छता का अभाव है। तीसरा वे क्षेत्र जहां अधिकृत रूप से भिखारी और आदि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो होती हैं। किंतु इस प्रकार की गंदी बस्तियों की संख्या नगरों में
कम पाई जाती है, ये चौलों में ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद म्युनिसिपल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 330 एकड़ भूमि में 85 गंदी बस्तियां बनी हुई थी। वहीं वर्तमान समय में ये गंदी बस्तियां 144 हो चुकी हैं, जो कि 877 एकड़ में फैली हुई हैं। इनमें से 83,451 परिवार के लगभग 4.17 लाख लोग निवास करते हैं। अधिकांश निवासी उद्योग मजदूरी में लगे हुए होते हैं। कमाठीपुरा वहाँ की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। कुछ सालों का जो जन घनत्व है वो करीबन 1,400 व्यक्ति प्रति एकड़ है। एक मंजिली बस्तियों में रहने वाले अधिकांश लोग मछुआरे होते हैं। ऐसी गंदी बस्तियों का निर्माण लगभग 100 वर्ष पूर्व पहले हुआ था, ऐसा देखने को मिलता है। इनमें पानी एवं नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है। धारावी क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 330 एकड़ है, इस प्रकार की सबसे बड़ी बस्ती है, जिसमें लगभग 3,200 झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि बांस या पुराने टीन की बनी हुई होती हैं। अब हम मुंबई के बाद यूपी के कानपुर के अहातों के बारे में भी जानेंगे। यानी कि जो यहाँ कानपुर में जो गंदी बस्तियाँ पाई जाती हैं, उन्हें अहाते कहा जाता है। कानपुर के अधिकांश श्रमिक अहातों में ही रहते हैं। यहाँ कमरे बहुत छोटे छोटे होते हैं, किंतु किराए अधिक है। इन अहातों के मकानों में हवा, रोशनी, पानी, धूप और साथ ही स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है और वे घने बसे हुए हैं। एक कमरे में 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। कई कमरे तो स्नान घर उनमें मतलब पाए नहीं जाते हैं, स्नान घर वगैरह भी। इनकी तुलना में तो घोड़े या गाय भैंस के जो जानवरों के जो स्थान होते हैं रहने के, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं, इनका सर्वेक्षण करते हुए कहा। वहीं ये भी देखा गया है कि अहातों में गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों की कोई व्यवस्था भी नहीं होती है, बिजली भी नहीं होते हैं, नल भी नहीं होते। कई लोग तो गोदामों की तरह भूमि के नीचे बने मकानों में रहते हैं। इस प्रकार के मकान ज़्यादातर विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में बने हुए भूमि के अंतर्गत मतलब बढ़ने हुए गड्ढे में पाए गए थे। उस तरह के मकान पाए जाते हैं इन अहातों में। इन अहातों को देखकर एक बार पंडित नेहरू जी ने कहा था गुस्से में कि ये गंदी बस्तियां मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। देखिए, गंदी बस्तियों के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। अगर हम देखें तो एक डॉक्टर अमर नारायण अग्रवाल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। देखिए, इंडस्ट्रियल हाउसिंग इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया कि मुंबई के आसपास बनी हुई चौले और अहमदाबाद की भूमि के नीचे बनी हुई मकानें और साथ ही कानपुर, लखनऊ और हावड़ा की आंतरिक बस्तियां, जूट मिल के गांव वाले छप्पर, कोयले के जो खाने होते हैं उनके गंदे धावरे और चेन्नई के औद्योगिक कस्बों के गंदे छप्पर, सभी तपेदिक और दूसरे श्वास रोगों के घर बने हुए हैं। गंदी बस्तियों में मृत्यु दर अन्य स्थानों की बजाय अधिक होते हैं, ऐसा उन्होंने अपने सर्वेक्षण में पाया था। तो देखिए, ये जो गंदी बस्तियां हैं, इनके बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इससे नैतिक पतन और अपराध भी बढ़ता है। इन बस्तियों से श्रमिकों की कुशलता में भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हवा, पानी, रोशनी नहीं मिलेगा व्यक्ति को तो बीमार ही रहेगा। सेवा योजनाओं की हानि होती है और साथ ही सांस्कृतिक स्तरों में भी हास्य होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग अच्छी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी वो खो देते हैं। साथ ही राष्ट्र को इन सब से हानि भी होती है। व्यक्तिगत विघटन भी होता है, पारिवारिक विघटन होता है, सामुदायिक भी विघटन होता है, आय में कमी भी होती, क्योंकि जो व्यक्ति कम कमा ही रहा है, अगर वो रोज़ बीमार वगैरह भी रहेगा तो वो कहीं ना कहीं अपना आय भी खो देगा। और निम्न जीवन जो स्तर है इन गंदी बस्तियों की, ये भी बहुत पीड़ादायी होती है। अब हम जानेंगे कि आवास एवं गंदी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं। देखिए, आवास एवं गंदी बस्तियों की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार, नगर पालिका और बीमा विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। जैसे आवास वित्तीय योजना लागू किया गया। 1954 में भारत सरकार ने
भवन निर्माण अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन आयोजित किया और साथ ही राज्य क्षेत्र की योजनाएं भी चलाई ताकि विभिन्न राज्यों में आवास की जो कमी है उसे पूरी की जा सके। और साथ ही इसके अंतर्गत सम्मिलित सहायता प्राप्त आवास योजना चलाया गया राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत, और कम आय वर्ग आवास योजना भी चलाया गया राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत। मध्य आय वर्ग योजना, ग्रामीण आवास योजना, किराया आवास योजना, भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना, इंदिरा आवास योजना। यह योजना वर्तमान में इसका नामकरण प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्रों की योजना, शहरी भूमि का समाजीकरण, गंदी बस्तियों के पर्यावरण का सुधार, नगर विकास, फुटपाथ पर रहने वालों के लिए कार्य योजना, और साथ ही नगरों में पटरियों पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी कार्य योजनाएं लागू की गई ताकि इन सभी में सुधार किया जा सके। यानी कि आवास सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी इस संदर्भ में कुछ अपने सुझाव दिए। जैसे उनका कहना है कि औद्योगिक नगरों में सरकार स्वयं आवास की व्यवस्था करे और साथ ही प्रत्येक राज्य में आवास बोर्ड गठित किया जाए। और एक पॉइंट और उन्होंने बताया कि भवन निर्माण करने वाली सहकारी समितियों का गठन किया जाए। और एक उन्होंने पॉइंट बताया कि भूमिहीन मजदूरों को घर के स्वामित्व का अधिकार दिया जाए। और साथ ही उन्होंने एक पॉइंट और दिया कि ग्रामीण मजदूरों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं चलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपने हिसाब से सुझाव दिया ताकि ये जो गंदी बस्तियां हैं इनका सुधार किया जा सके।